Good morning, children. How are you? You all are fine? Very good. Yesterday, we have read about the Rajia Sultana, Balban, Khalji Sultans, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कॉन्केस्ट नॉर्थ की तरफ पड़ी कहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वो हमने रीड किया। और कॉन्केस्ट पढ़ी हमने डेक्कन के बारे में। इसके बाद में अलाउद्दीन की डेक्कन पॉलिसी के बारे में रीड किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे प्रशासनिक कार्य कैसे कराया जाता था, कैसे राज्य उसके द्वारा किया गया। सबसे पहला उसका मुख्य उद्देश्य था, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। ही मेड सम स्वीपिंग रिफॉर्म फॉर कीपिंग कंट्रोल ओवर द नोबल्स। दीज मेजर्स इंक्लूडेड, अलाउद्दीन के द्वारा सबसे पहले एक अच्छा योग्य एडमिनिस्ट्रेटर तो रहा ही, उसके द्वारा अच्छी पॉलिसी जो उसकी थी, अपने साम्राज्य का विस्तार करने की नीति उसकी थी। उसके द्वारा कई ऐसे सुधार कार्य किए गए, कई जो बुराइयां थी उनको हटाने का प्रयास इसके द्वारा किया गया। सबसे पहला काम जिसमें शामिल हुआ उसमें था लैंड एंड प्रॉपर्टी विच वाज गिवन टू द नोबल्स एज इक्ताज। लैंड और प्रॉपर्टी जो इक्ताज के रूप में उनको दी गई थी नोबल्स को, गिफ्ट्स के रूप में या रिलीजियस एंडोनमेंट के रूप में, वो वापस गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने, मतलब कौन सी गवर्नमेंट, अलाउद्दीन खिलजी की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार उनके द्वारा वापस उसने ले ली। इसके साथ साथ वहाँ पे उसके द्वारा मैरिज पार्टीज़, सोशल गैदरिंग जो नोबल्स की थी वो उनको भी क्या किया गया, क्योंकि काफ़ी खर्चा उसमें होता था तो उसके लिए भी उसने मनाही कर दी। ड्रिंकिंग वाइन इन पब्लिक वाज प्रोहिबिटेड, लोगों में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज, सिपाही सिस्टम जिसको बोलते हैं कि यहाँ गोपनीय गुप्तचरों का जो सिस्टम था वो भी ऑर्गेनाइज किया गया। अधिक से अधिक एक्सेस ऑफ मनी फ्रॉम द नोबल्स वाज एक्सट्रैक्टेड बाय हेवी टैक्सेज, अधिक से अधिक पैसे वगैरह जो नोबल्स वगैरह के थे वहाँ पे वो निकाल लिए गए हेवी टैक्सेस के रूप में भी। इसी के साथ साथ जो प्राइसेस जो थी ऑल आर्टिकल्स वर फिक्स्ड, सब सामानों की रेट वगैरह फिक्स की गई थी। इसी के साथ ही केप्ट द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वेरी लो, जो आवश्यकता की चीज़ें थी उसमें उनकी प्राइजेस वगैरह बहुत कम थी ताकि लोगों की भलाई का ध्यान रखा जा सके। मार्केट पॉलिसीज़, मार्केट ऑफिसर्स वगैरह जो थे उनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे ताकि वो चेक करें प्राइजेज़ वगैरह, जैसे आजकल की कंडीशन है इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन चेक करने का काम उनका ही होता है। इंस्पेक्टर्स के साथ साथ उस टाइम से ही चले आ रहे हैं ये। लैंड रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह लिया जाता था ज़मीन के ऊपर, लैंड पे, वो भी वापस फिक्स कर दिया गया। डोप वाले जो क्षेत्र थे जहाँ फर्टाइल लैंड वगैरह होती थी गंगा और यमुना का निवर के आसपास वाली जगहों पे, वहाँ पे 1/2 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, पैदावार होती थी, वहाँ आधा टैक्स ले लिया जाता था। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह वो भी अप टू डेट रखे जाते थे। इसका मतलब जहाँ कम पैदावार होती थी वहाँ की रेट कम हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 में वो मर गया। उसके बाद में उसका खिलजी डायनेस्टी वगैरह पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ख़त्म होती चली गई, एंड वाज सप्लेंटेड बाय द न्यू डायनेस्टी दैट ऑफ द तुगलक। उसके बाद में उसका जगह किसने ली, तुगलक डायनेस्टी के द्वारा। उसमें केस स्टडी है तुगलकों के बारे में है। यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी जो कि वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी के रूप में जानी जाती है दिल्ली सल्तनत में। और ये डायनेस्टी जो थी लगभग सेंचुरी 1320 टू 1414 तक शुरुआत में, जो कि 14th सेंचुरी में रहा, और शुरुआत 15th सेंचुरी से देखी गई। अब हम देखते हैं इसकी हिस्टोरी जो डायनेस्टी में क्या क्या थी। सबसे पहले गैसुद्दीन तुगलक 1320 टू 25। गाजी मलिक हु अश्यूम्ड द टाइटल ऑफ गैसुद्दीन तुगलक, जो गैसुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था और वो फाउंडर था इस डायनेस्टी का। इसी के साथ साथ उसके द्वारा सिंहासन में बैठने के साथ ही खुसरो खान उसको दबाने का प्रयास किया, लास्ट रूलर जो खिलजी डायनेस्टी का रहा। और इसी के साथ साथ कई रिफॉर्म्स, सुधार भी वहाँ जुडिशियल पॉलिसीज़ डिपार्टमेंट के हिसाब से किए गए। लैंड रेवेन्यू वो कम कर दिया गया, 1/10 कर दिया गया उत्पादन का, 10% वहाँ पे, मतलब 100 बोरी अगर अनाज होता था तो 10 बोरी का अनाज वो टैक्स के रूप में लिया करते थे। इस तरह से कैनाल्स वगैरह डग की गई, नहरें बनाई गई पानी के लिए पहुँचाने के लिए, गार्डन्स पे वहाँ प्लांट किए गए, पौधे लगाए गए। इसी के साथ साथ यहाँ पे कई रिफॉर्म्स और दूसरे भी हुए, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी हुए, और इसी के साथ लोगों की भलाई के लिए भी, लोगों के बचाव के लिए भी उन्होंने अलग अलग तरह के किले वगैरह को भी सेव करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया। इसके द्वारा नई सिटी बनाई। ही बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली, दिल्ली के पास में, जिसका नाम तुगलकाबाद के नाम से आना गया। सुल्तान को 1325 में मार डाला, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में मरा, और उसके बाद उसका लड़का
मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि एक प्रकार से बहुत ही अच्छा विद्वान व्यक्ति था, एक्सपर्ट था, हर तरह की शिक्षा दीक्षा में निपुण था और हर तरह की जानकारी ज्ञानवान वो था। वो एक विद्वान था मैथमेटिक्स का, फिलोसोफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मेडिसिन्स और फिज़िकल जो साइंस वगैरह थी उसके बारे में भी जानकारी रखता था। वो एक प्रकार से कवि भी रहा, एक ओरेटर, अच्छा वक्ता भी था और ये एक प्रकार से उसकी मेमोरी बहुत शानदार हुआ करती थी, अच्छी याददाश्त रखने वाला था। ये सारी विद्वान की जो क्वालिटी थी वो स्कॉलरली क्वालिटीज़ फेल्ड हिम इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। लेकिन उसकी जो क्वालिटीज़ तो थी, लेकिन वो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होना चाहिए था उसको वो फेल हो गया, उसको सक्सेस नहीं बना पाया। जानकार था सब कुछ होने के बावजूद भी। कई सोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अकाउंट जो ट्रेवलर्स विद्वानों के द्वारा, जैसे मोरक्को के इब्न बतूता, उसके द्वारा स्पेशल मेंशन किया हुआ है। इसके साथ साथ जो अपॉइंट किए गए चीफ काजी दिल्ली के वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। सुल्तान बाद में वहाँ पे जो एम्बेसडर के रूप में चाइना भेजा गया और इब्न बतूता जो कि उसके इब्न बतूता ने कहा गया, लिखा गया, मोहम्मद तुगलक वाज इन फैक्ट अ ग्रेट स्कॉलर बट अ स्ट्रेंज मैन। वो अजीब व्यक्ति था। कैसे? ही ऑफर्ड द ऑर्थोडॉक्स उलेमा, वो कट्टरपंथी व्यक्ति बना, उलेमाओं का उन्होंने मतलब उसके कहने पे चला। धर्म गुरु जिसको बोला जा सकता है वो उलेमा कहलाते हैं। दैट इज़ वाई दे कॉल्ड हिम अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। सम ऑफ हिज प्लान्स डिड लुक स्ट्रेंज एंड ऑलमोस्ट ruined हिज एम्पायर। कुछ जो योजनाएं उसने बनाई वो उसी के साम्राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हुई। तो कुछ जो उनमें प्लान्स वगैरह जो थे कौन कौन से थे? सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल, उसने अपनी जो राजधानी या कैपिटल जो थी उसको चेंज किया। 1326 में सुल्तान के द्वारा ऑर्डर दे दिया गया कि वो यहाँ से दिल्ली से देवगिरी अपना कैपिटल नई बनाया डेक्कन में, और उसने नाम दिया उसको नई कैपिटल को दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के विचार जो थे वो कैपिटल के हिसाब से गलत तो नहीं थे, लेकिन उसका साम्राज्य इतना फैला हुआ था उसके साउथ में और दिल्ली में जो कि नॉर्थ में, और यही कारण रहा कि दोबारा से उसके द्वारा इन्वेड किया गया, अटैक करना पड़ा, मंगोलों का विद्रोह जब क्योंकि इधर उधर होता था अटैक करने के लिए, क्योंकि आज की व्यवस्थाएं और उस टाइम की व्यवस्थाओं के हिसाब में काफ़ी परिवर्तन है। वहाँ सोचना पहुँचने में ही टाइम लग जाता था और यही कारण था कि वहाँ पे जो उनके द्वारा आदेश दिए जाते थे उसकी पालना होने में भी टाइम लग जाता था। यही कारण रहा कि उन्होंने मंगोलों के जो शासन, जो मंगोलों के द्वारा अटैक किया गया, उसको देख करके फिर वापस उसने उसको जो अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद करने का था उसको वापस कैंसिल किया और नई वापस से दिल्ली एज वेल टू शिफ्ट टू देवगिरी, तो वापस देवगिरी के लिए शिफ्ट करने गया। इसी के साथ साथ यहाँ पे उसने बताया जो कि क्योंकि लोग उसमें आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हुई, दूर की भी अच्छी खासी थी और इसमें काफ़ी लोग बेचारे जो सैनिक थे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, कई तो बीमार पड़ गए और कई एक्चुअल में अपने जैसे जख्म हो गए, पैदल भी चलना पड़ता था सुल्तान के साथ, सारी ऐसी कंडीशन की, खर्चा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, खजाना भी खाली हुआ और कई दुख उनको झेलने पड़े। यही कारण रहा कि यहाँ पे जो दिल्ली के द्वारा जो वापस ये लौट करके गए तो काफ़ी उनमें से मारे गए बीच में ही, कई मतलब वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। उसके बाद टोकन करेंसी भी इन्होंने, तो ये एक पहला था जो कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल जो कि फेल हुआ। दूसरा था टोकन ऑफ करेंसी। फेलियर जो उसका प्लान था, योजना जो बनाई गई, रेकलेस पोजीशन में पहुंची। कारण क्या था इसका कि जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, उसमें सुल्तान के द्वारा बहुत सारा धन वहाँ उसमें खर्च किया जाता था। यही कारण रहा कि वो बुरी तरह प्रभावित हुआ, काफ़ी खर्चा भी उसमें हुआ करता था उसके विचारों के हिसाब से, योजनाएँ जो बनाई जाती थी उसके हिसाब से, और इसके द्वारा उसने टोकन करेंसी को अडॉप्ट किया। इसमें जैसे कि बताया गया, कॉपर कॉइन्स वर इशूड विच हैड द सेम लीगल वैल्यू एज दोज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो सोने और चांदी के जो सिक्के चलते थे उस टाइम पे, उसी के अकॉर्डिंग कॉपर को भी चला दिया गया। यही कारण रहा कि स्कीम जो थी वो एक प्रकार से भयानक खतरनाक साबित हुई। कारण क्या रहा? गोल्ड और सिल्वर करेंसी जो थी वो धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई। उसकी जगह क्या हुआ, लोगों के द्वारा नए नए जो गोल्ड और सिल्वर की जगह पे कॉपर के जाली करेंसी भी मार्केट में आ गई, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ये थी कि जब सोना, चांदी और तांबा ये सब की जो सिक्के बनते थे उनका जब वैल्यूशन एक ही कर दी तो इसका मतलब सोने की तो वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, सब समझते थे, और सोना गायब हो गया मार्केट से।
तो ये कंडीशंस वहाँ थी, लोग काफ़ी प्रभावित हुए। और जब गवर्नमेंट को ये पता लगा कि ये क्या हुआ, तो उस टाइम तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो ये एक प्रकार से उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी चेंज करनी पड़ी। इसके बाद में जो कॉपर करेंसी वगैरह जो थी पूरी तरह से रिटर्न हो गई, और एक्सचेंज के हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद टैक्सेशन इन डोब में जो टैक्स लगाया गया। डोब एक ऐसा एरिया था जहाँ पर कि अच्छी पैदावार हुआ करती थी, और गंगा का, यमुना का जो खेती वगैरह जो की जाती थी उसके एक इलाके का क्षेत्र था। वहाँ कंडीशन ये थी कि अगर किसी टाइम पे जब बारिश नहीं हुई, फसलें उग नहीं पाई और बंजर ज़मीन हो गई, तब भी उन्होंने ज़बरदस्ती क्या किया, वहाँ से टैक्स लेना चालू रखा। यही कारण था कि लोगों में असंतोष पैदा हुआ, और असंतोष होने की वजह से, क्योंकि वो इतना कहाँ से दें, और जिस टाइम उनको क्या करना चाहिए था, उनको राहत देनी चाहिए थी, उनको एक प्रकार से हेल्प की ज़रूरत थी, तब उन्होंने वहाँ से उनसे पैसा वसूल किया या एक टैक्स वसूल किया, जो कि उनकी कंडीशन ख़राब करने के लिए काफ़ी था। यही कारण रहा, कई लोग अपनी जगह छोड़ के चले गए, और जब उनको पता लगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जब इन्होंने वापस अपना क्या किया, ऑर्डर वापस लिया। नेक्स्ट है अदर विजनरी प्लान्स। अदर विजनरी प्लान्स में सुल्तान के द्वारा मंगोल वॉरियर्स जो हुए उसमें काफ़ी पैसा खर्च किया गया, और ये भी एक प्रकार से उनके लिए दोबारा से उसको पूरा करना बहुत मुश्किल काम था। यही डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल कंडीशंस भी योजनाबद्ध तरीके से चाइना और पर्शिया तक का क्षेत्र इन्होंने कवर करने का कोशिश किया। इसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के कोई लड़का नहीं था, और यही कारण था उसका भतीजा फ़िरोज़ तुगलक जो था उसको सिंहासन पर बिठाया गया। ये एक प्रकार से मुस्लिम्स में फ़िरोज़ शाह की विचारधाराओं के हिसाब से रहा, और उसके द्वारा कई स्कीम्स वगैरह जो वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे रेस्ट हाउसेस बनाए गए, चैरिटी डिपार्टमेंट्स बनाए गए, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरोज़ स्थापित किए गए, वो खोले गए। सेपरेट डिपार्टमेंट्स गुलामों के लिए अलग से बना दिए गए। फ़िरोज़ शाह के द्वारा अलग से एक किला बनाया गया, फ़िरोज़ शाह कोटला के नाम से जाना गया, और उसके द्वारा कई अलग तरह की अपनी योजनाएं वहाँ पे उसने बनाई। लेकिन ये सब एक प्रकार से धीरे धीरे ख़त्म हो गई, डिक्लाइन होती चली गई सल्तनत की, और 2 डिकेड्स ऑफ उसकी दो डिकेड्स का टाइम कर बाद में वो लगभग समाप्ति हो गई। इसके बाद उसके द्वारा अडॉप्ट किया गया यहाँ पे अपीजमेंट पॉलिसीज़, जो कि फ़ायदा उठाने के लिए, नोबल्स के लिए, यहाँ तक कि ऑर्थोडॉक्स उलेमाओं को यहाँ जो जजिया वगैरह टैक्स लेने के लिए भी उन्होंने ब्राह्मणों का क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये जो धार्मिकता के हिसाब से अपने आप को कट्टर समझते थे, इन्होंने क्या किया, हिंदू लोगों के ऊपर जजिया टैक्स जारी किया, और दूसरे जो लोग थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। कारण ये रहा कि उलेमान वगैरह जो थे इक्ताज़ के, वो भी उत्तराधिकारी जो हेरेडिटरी हो गए, जो इक्ताज़ वगैरह इक़्तिदार के रूप में पहले भी हम पढ़ चुके। उसके द्वारा फाउंडेशन रखा गया नए शहरों का, जैसे हिसार, फिरोज़पुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, और उसी के द्वारा यहाँ कंस्ट्रक्ट किया गया। कई डैम्स वगैरह बनाए गए, कैनाल्स बना दी गई, मॉस्क बनाई गई, और मदरसा वगैरह बनाए गए। अब तुगलक एम्पायर किस प्रकार से डाउनफॉल हुआ, ख़त्म होता चला गया, इस तरह से तैमूर की इन्वेजन के कारण। सक्सेशन जो फ़िरोज़ शाह का रहा, लगभग 1414 का टाइम पीरियड रहा, और उसके बाद में यहाँ पे एक प्रकार से उसके बाद वाले जो शासक थे वो सब कमज़ोर ही थे। अमीर तैमूर को एक प्रकार से तैमरलैन के नाम से जाना जाता था, तैमूर-ए-लंग, मंगोल राजा और एक ग्रेट कॉन्करर के रूप में सेंट्रल एशिया का बढ़ा। उसके द्वारा इंडिया में उस टाइम अटैक किया, और उसके द्वारा बहुत ही दर्दनाक स्थिति यहाँ लोगों की पहुँचाई। उसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रल एशिया, पर्शिया का जो इलाका था, वहाँ से बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। इसी के साथ उसके द्वारा उसकी इच्छा थी कि वो कॉन्कर करे अधिक से अधिक लैंड्स को इंडिया में, और इसी के द्वारा यहाँ पे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास उसका रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि एक प्रकार से रूलर रहे इंडिया के, तैमूर के द्वारा स्टार्ट किया गया समरकंद में 92,000 हॉर्समैन लेकर के, और इसके साथ साथ बहुत ही बुरी तरह से फायर एंड स्वॉर्ड वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी गया उसने तलवारबाजी की और आग मतलब वहाँ पे नुकसान पहुँचाया। बहुत तेज़ी से बढ़ा, लोगों के द्वारा एक प्रकार से भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी अपने सम्मान में। ये सब कंडीशंस यहाँ पे रही। कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन यहाँ पर रहा नहीं पंजाब में भी, और ये तैमूर एक प्रकार से दिल्ली तक बहुत जल्दी पहुँच गया। महमूद तुगलक के जनरल जो मल्लू इकबाल रहा, एक प्रकार से उसके द्वारा फेस किया गया कि कोई शत्रु वगैरह वहाँ पे उसको हराने के लिए ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो जनरल्स वगैरह हुए और जो सुल्तान हुए वो वहाँ से भाग गए जान बचाने के लिए। इस तरह से लूटपाट करता हुआ जगह जगह
तोड़फोड़ करता हुआ तैमूर के द्वारा काफ़ी यहाँ तोड़फोड़ की गई। लगभग थोड़े टाइम तक यहाँ दिल्ली में रुका। उसके बाद में उसने मेरठ, हरिद्वार, नागरकोट, जम्मू और अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा। 1399 का टाइम था। इंडिया छोड़ने से पहले तैमूर के द्वारा अपॉइंट किया गया खिजर खान को उसका वायसराय जो लाहौर का था। उसी के साथ यहाँ पे हज़ारों की संख्या में क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स और इसके कंट्री के यहाँ पे रहे। इसी के साथ साथ जो डिस्ट्रक्शंस पोजीशन भी देखी गई। नॉर्थ इंडिया कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दिस ब्लो फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम तक यहाँ पे कितनी लूटपाट की गई, इतना नुकसान पहुँचाया गया कि वो इतना टाइम तक वापस काफ़ी टाइम तक वो रिकवर नहीं कर पाया। यही कहा तैमूर के इन्वेजन वगैरह रहा, आक्रमण जो रहे, ये एक प्रकार से बाबर के इन्वेजन के खतरनाक कारण ये उसके रास्ते खुल गए। ये हमने आज पढ़ा इसके बारे में, किस तरह से कौन कौन सी पॉलिसीज़ रही तुगलक की, और तुगलक का बात कैसे बना, उसके बाद में कैसे दूसरे अलग अलग तरह की योजनाएं थी। टैक्सेशन के बारे में पढ़ा, दूसरे विजनरी प्लान्स हमने देखे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा, डाउनफॉल किस प्रकार से हुआ तुगलक एम्पायर का, और तैमूर के अटैक के बारे में रीड किया। ये सब आप रीड करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, रीड नाउ।